अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन रिकर्सिव फंक्शंस। रिकर्सिव फंक्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उनकी वो क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, उनके फंक्शंस में स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम उनका पाइथन में फंक्शन बनाते हैं। उसकी हमने फैक्टोरियल की इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली थी। बट हमारा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का रह गया था। मैंने कहा था कि फैक्टोरियल एक ऐसा केस है जो रिकर्सिव फंक्शन से भी सॉल्व हो सकता है, लूप से भी हो सकता है, बट ये एक ऐसा केस है जो लूप से सॉल्व नहीं हो सकता, ये रिकर्सिव फंक्शन से ही सॉल्व होगा। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स में एक रिपीटेड पैटर्न आता है। किसी भी साइज का डिटर्मिनेंट आपने लेना हो मैट्रिसेस में तो उसमें एक ही पैटर्न रिपीट होता है, एक ही तरीक़ाकार होता है। लेकिन अगर आप उसको फार्मूला से करना चाहें तो आपको हर ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए अलग फार्मूला बनाना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स विद अ लूप। कि आपके पास किसी भी साइज़ का मैट्रिक्स आ जाए उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आप इतना बड़ा फंक्शन तो बना नहीं सकते कि आप 100 बाई 100 का भी एक फार्मूला बनाएं, 2 बाई 2 का भी बनाए, 3 बाई 3 का भी बनाए, 1000 बाई 1000 का भी बनाए। सो बाय रिकर्जन आप अप टू इन्फिनिटी जितना डाटा जो है एक कंप्यूटर आपका हैंडल कर सकता है उतना बड़ा आप उसको मैट्रिक्स फीड करें तो वो आपको सॉल्व करके देगा। इसको हमने पिछले ट्यूटोरियल में इसलिए नहीं कवर कराया था क्योंकि इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी, और बहुत सारे लोग में भी उनको या तो याद नहीं होगा या काफ़ी अरसा हो गया होगा पढ़े हुए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जनरली मैट्रिक एफएससी में तो ये चीज़ें कवर होती हैं, बट मैंने सोचा था एक दफ़ा इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हम रिवाइज कर लेंगे इसकी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन से पहले। सो हम आगे चलते हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे कि एक मैट्रिक्स की मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कैसे होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन में रिकर्सिव फंक्शन उसका कैसे बनेगा। फैक्टोरियल का जो हमने लास्ट टाइम था वो सिंपल सा था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रिपीटेड पैटर्न होता है तो उसकी एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है। इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन ये थी, अगर आपका 1 का फैक्टोरियल या 0 का फैक्टोरियल मांगा जाए तो वो डायरेक्ट वही नंबर होगा, सॉरी n इज इक्वल टू 1 होगा, 1 रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि जिस टाइम भी n की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी उस टाइम 1 रिटर्न हो जाएगा, और जब भी फैक्टोरियल जो है उससे बड़ा नंबर होगा तो वो उस नंबर को अपने से एक छोटे फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेगा। लेट से 5 का फैक्टोरियल है तो वो 4 का फैक्टोरियल मांगेगा। अगेन वो 4 का फैक्टोरियल किस तरह कैलकुलेट करेगा, वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, वो इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वो 5 का फैक्टोरियल मांगा गया है और वहाँ से 3 का फैक्टोरियल जो है उस पे वो शिफ्ट हो गया, उसके बाद वो 2 का करेगा, 1 का करेगा, यही रिपीटिशन चलती रहेगी जब तक वो 1 पे नहीं पहुंच जाता। फिर 1 रिटर्न होना शुरू होगा, फिर 2 का रिटर्न होगा, 3 का रिटर्न होगा, वो मल्टीप्लाई हो के अपने बड़े नंबर के साथ फाइनली उसको जो जो भी आपका नंबर है उसका फैक्टोरियल रिटर्न हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर था दैट इज जो आपकी पहली टर्मिनेटिंग कंडीशन आती है, ये आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है और ये आपकी रिकर्जन है। ठीक है, तो सेम चीज़ जो है उसमें भी डिटर्मिनेंट वाले केस में भी अप्लाई होगी। सो लेट्स मूव टू द डिटर्मिनेंट पार्ट। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट समझने के लिए पहले तो इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। सो कमिंग ओवर टू द मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन, लेट्स से कोई भी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 1 2 1, वैसे ही एक रैंडम सा मैट्रिक्स ले लिया, ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है। अब इस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमें इससे छोटा मैट्रिक्स चाहिए होता है 2 क्रॉस 2 का। अब जब तक हम एक बड़े मैट्रिक्स को रिड्यूस करके 2 क्रॉस 2 पे ना पहुंच जाएं तब तक हम उस पर फॉर्मूला नहीं लगा सकते उसको सॉल्व करने का। 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का क्या फार्मूला होता है, लेट से अगर हम एक मैट्रिक्स की बात करें, ये एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4,
इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4। इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और मतलब 4 इंटू 1 हो गया, माइनस 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 माइनस 6 जो है दिस इज -2। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 है। तो जब तक मैट्रिक्स इतना रिड्यूस ना हो जाए कि वो 2 क्रॉस 2 पे पहुंच जाए, तब तक आप उसका डिटर्मिनेंट किसी फॉर्मूले के थ्रू नहीं फाइंड कर सकते, आपको इससे छोटा डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम अब 3 क्रॉस 3 की बात करें, जिस तरह फैक्टोरियल में हमने पहले बात की थी कि फैक्टोरियल जब तक 1 या 0 पे ना पहुंच जाए तब तक हम फैक्टोरियल, हमें छोटे नंबर का फैक्टोरियल चाहिए होता है। अगर हमने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 3 का फैक्टोरियल चाहिए, 4 का हम डायरेक्ट 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 का फैक्टोरियल का रिजल्ट आ जाता है। तो अगर हम 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स जो है ना, ये यूं करके लेबल हो जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और अल्टरनेट होकर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आप इसको कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं, रो वाइज भी होता है, लेकिन फिलहाल हम कॉलम वाइज करेंगे कि हम कॉलम स्विच कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, इसका जो ये +1 है ये स्टार्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, जो ये इसका पहला एलिमेंट है, मैं यहाँ से इसका कलर स्विच कर लूँ। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसको समझे, 1 को आपने सेलेक्ट कर लिया ना यहाँ से, तो 1 जो है यहाँ से, 1 जिस कॉलम में आ रहा है और 1 जिस रो में आ रहा है वो कट जाएगी, और जो पीछे जितना पार्ट बच गया है वो उसका रिमेनिंग मैट्रिक्स बन जाएगा। तो वापस सेम कलर पे चले जाते हैं, इसके पास क्या बच गया, 5 6 2 1। ठीक है, उसके बाद हम अगले नंबर पे चले जाएंगे, -2, -2 क्या होगा, लेट्स से इसको अभी इग्नोर करते हैं जो पहले से हमने कटिंग की हुई थी। -2 जिस कॉलम में होगा वो कॉलम ख़त्म हो जाएगा, जिस रो में होगा वो रो ख़त्म हो जाएगी, और उसके पीछे जो एलिमेंट्स बच जाएंगे 4 1 6 1। तो इसके आगे इसका जो अपना रिड्यूस मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी 4 1 6 1। ठीक है, उसके बाद इसी तरह अगर हम लास्ट एलिमेंट 3 है हमारा, उसका हम कर लें +3, और उसका अगर हम कॉलम और रो जो इग्नोर कर दें 4 5 1 2 रह जाता है, 4 5 1 2। तो अब इसमें रिकर्जन किस तरह है, इसमें रिकर्जन इस तरह है कि डायरेक्ट 3/3 सॉल्व करने का फॉर्मूला नहीं बन रहा, वो क्या कर रहा है, उसको रिड्यूस करके एक सब मैट्रिक्स निकाल रहा है 2 क्रॉस 2 के, जिसका उसको फॉर्मूला पता है, जिसको फॉर्मूला के थ्रू कर सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर आप 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स पे चले जाएं, एक और यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4। अगेन इसमें भी जब कैलकुलेशन होगी तो क्या होगा, पहले ये एलिमेंट पिक होगा, इसके साथ पॉजिटिव साइन होगा, फिर ये एलिमेंट पिक होगा, इसके साथ नेगेटिव साइन होगा, इसके साथ पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, और बारी बारी 1 के साथ ये वाला मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, फिर उसमें प्लस होगा, -1 के साथ ये कॉलम
पकड़ेगा, वो ये कॉलम पकड़ेगा और ये कॉलम पकड़ेगा, उसका एक सब मैट्रिक्स बनाएगा, एंड सो ऑन। जो प्रोसीजर उसने 3 बाय 3 के साथ किया था वो इसके साथ करेगा। तो इसमें अगर मैं आपको एक एक हिस्से की एग्जांपल दे दूं कि 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, पहले वाले 1 के साथ, ये सब मैट्रिक्स इसका 1 1 1 1 1 2 2 1 1। उसी तरह -1 के साथ 2 3 4 1 1 1 और 1 2 1 एंड सो ऑन, जिस तरह हमने जो प्रिंसिपल हमने यहाँ लगाया था। अगेन आप देखें 4 बाय 4 में वो क्या कर रहा है, वो इस रो के ऊपर एक लूप चला रहा है, ठीक है, और बारी बारी वो डिफरेंट रोज जनरेट कर रहा है और उसको साथ जोड़ के एक नया सब मैट्रिक्स बना रहा है, ठीक है। और वो कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, वो कह रहा है मुझसे मुझे अपने से एक छोटे ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर दो। जब ये छोटे ऑर्डर का मैट्रिक्स अगेन रिकर्सिव फंक्शन में जाएगा तो वो इस तरह का फंक्शन होगा, 3 बाय 3 पे चला जाएगा। वो 3 बाय 3 कहेगा कि मुझे अपने से एक और छोटे ऑर्डर का मैट्रिक्स निकाल दो और उनको इस तरह ऐड कर दो इस पहली रो के ऊपर लूप लगा के, ठीक है। तो उसमें लूप भी साथ यूज़ हो रही होगी और रिकर्शन भी साथ यूज़ हो रही होगी। और फाइनली जैसे ही वो 2 क्रॉस 2 पे पहुंचेगा उसके पास फॉर्मूला होगा, वो इसको सॉल्व कर देगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो हम सारा प्रिंसिपल 4 बाय 4 पे और 3 बाय 3 पे अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा हम 2 बाय 2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसके साथ अगेन प्लस लगा दें, इसके साथ माइनस लगा दें और वही ऊपर वाला प्रोसीजर हम करें कि 1 के साथ, अब 1 वाला कॉलम और रो ख़त्म होगी तो पीछे 4 रह गया, ठीक है, 4। उसके बाद -2 के साथ इसका कॉलम और ये रो ख़त्म हो गई तो 3 रह गया। तो दिस विल अगेन बी इक्वल टू -2। जो हमने बेसिकली यहाँ से फॉर्मूला बनाया था कि हमने क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इनको करना है, वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल से आया है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ना सिर्फ 3 बाय 3 या 4 बाय 4 या हायर मेट्रिसेस पे अप्लाई होता है, ये 2 बाय 2 पे भी अप्लाई होता है। लेकिन 2 बाय 2 देखने में हमें इतना सिंपल लग रहा होता है, इसको हम अमूमन फार्मूला अप्लाई करके कर लेते हैं, बट इस पे भी एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम अप्लाई होता है। तो स्टिल हमारी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी कि सबसे छोटा मैट्रिक्स क्या होगा जो फार्मूले पे सॉल्व हो जाए, वो फिर 1 क्रॉस 1 का ही होगा। आपके पास जब मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, जब आपके पास मैट्रिक्स ऐसा होगा तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उसके पहले एलिमेंट के बराबर ही होगा। उसके उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, उसके बराबर उसका डिटर्मिनेंट होगा। तो ये हमारी अपने रिकर्सिव फंक्शन में टर्मिनेटिंग कंडीशन बनेगी। तो जिन्होंने अभी तक रिकर्सिव फंक्शन का प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, वो एक दफ़ा ट्यूटोरियल नंबर 8 देख लें, उसमें फैक्टोरियल वाले मेथड को काफ़ी आसान तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। सो दैट्स अबाउट द मैथमेटिक्स। इससे ज़्यादा मैं मैथमेटिक्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। हमारा क्या था यहाँ पे सॉर्ट आउट करना कि इसकी रिकर्जन कैसे बनेगी, जो कि हमारी एक रो पे लूप चलती हुई नज़र आ रही है और एक ऑर्डर छोटा मैट्रिक्स क्रिएट होना है जिसका डिटर्मिनेंट जो है रिकर्जन के थ्रू फाइंड होगा। और हमारी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो ये है कि जब एलिमेंट ही एक रह जाए तो तब उस एलिमेंट जो एक एलिमेंट होगा वही उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो ये हमारी रिटर्निंग कंडीशन होगी, ठीक है। सो नाउ कमिंग ओवर टू द VS कोड, लेट मी पुट इट दिस वे। ताकि आपको ये भी साथ नज़र आ जाए, VS कोड भी साथ नज़र आ जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा जी, अभी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कंप्लीट एक पिक्चर है कि हमारी लूप कैसे चलनी है, क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है और हमारी रिटर्निंग कंडीशन क्या बनेगी। तो हम अपनी पुरानी वाली फाइल पे ही चले जाते हैं जिसमें हम पहले रिकर्सिव फंक्शन को सॉल्व कर रहे थे।
so it's in my Google Drive. It recursive.py। ठीक है, ये हमारा रिकर्सिव जो हमने फैक्टोरियल के लिए बनाया था, और डिटर्मिनेंट का उस टाइम हमने यहाँ पे पास लिख दिया था। वो मैंने आपसे कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो अननेसेसरी मैंने कमेंटिंग की हुई है, ये मैं अब फ़िलहाल यहाँ से हटा रहा हूँ। आपको लेक्चर में समझाने के लिए सारी डिटेल्स बताई थी कि रिपीटिंग पैटर्न क्या होता है फैक्टोरियल वगैरह के केस में। रादर लेट मी मेक अ कॉपी, ताकि मैं ये आपके साथ बाद में शेयर कर लूँ ये वाली फाइल्स। इसको रिकर्सिव पार्ट 2 कह देते हैं। इसमें ये मैं अननेसेसरी कमेंटिंग हटा रहा हूँ। ये जो हमने 2 स्टेप में रिजल्ट और रिटर्न करके लिखा था, इसको हम डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक रिड्यूस कर दिया। सो ये आपकी टोटल फैक्टोरियल की रिकर्जन हो रही है। नाउ वी विल मूव टू द डिटर्मिनेंट पार्ट। अच्छा, लेट मी रन दिस कोड। फैक्टोरियल 5 तो हमारा सही कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, 120 आ रहा है हमारा फैक्टोरियल। इसके बाद हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं, रैंडम कोई भी। बेसिकली ये लिस्ट ऑफ लिस्ट बनेगा। हमारी हर लिस्ट का जो ऊपर वाली लिस्ट का हर एलिमेंट जो होगा वो रो होगी, उस रो के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो उस रो के एलिमेंट्स होंगे। इसको मैं लिखूंगा एक मैट्रिक्स की तरह, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3 4। इसको हम इस तरह लाइन कर देते हैं ताकि ये आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अपीयर होता नज़र आए, वरना इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप 4x4 का करें, 5x5 का करें, 6x6 करें, 3x3 का कर लें, जिसका चाहे कर लें। जस्ट इसको रन करने के लिए हमने एक मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है। अब इस मैट्रिक्स को हमने पास करना है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, डिटर्मिनेंट में हम ए पास करेंगे, और हमारे पास लेट से इसको हम कह देते हैं कि इसका रिजल्ट हमें डायरेक्टली प्रिंट कर दे, प्रिंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, हम कह देते हैं रिटर्न 0। यहाँ पे मैट्रिक्स, लेट से उसको मैट्रिक्स के वेरिएबल का नाम दे देते हैं। जो भी यहाँ से मैट्रिक्स पास होगा वो मैट्रिक्स के वेरिएबल में जाएगा, बगैर किसी प्रोसेसिंग के। रिटर्न 0 हो रहा है, इसको हम प्रिंट चला के एक दफ़ा देख लेते हैं। 120 तो हमारे फैक्टोरियल का रिजल्ट आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है। फ़िलहाल मैं फैक्टोरियल की कॉल को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। एक मेरा मैट्रिक्स बन रहा है, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, और उसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो कि फ़िलहाल मैंने फंक्शन बनाया हुआ ही नहीं है, तो 0 हो रहा है। अच्छा, अभी जिस तरह मैंने बात की कि हमारी रिटर्निंग कंडीशन जो है वो ये बनेगी कि मैट्रिक्स इस लेवल तक रिड्यूस हो जाए कि वो एक ही एलिमेंट के बराबर हो। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैट्रिक्स का साइज़ लेना है। हम इसको एन वेरिएबल कह देते हैं, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लेंथ ऑफ मैट्रिक्स। लेंथ बेसिकली क्या करती है, लिस्ट के टॉप लेवल पे ये लिस्ट के मेन ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, इसके दरमियान में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक। ये कॉमा वो देखेगा, इस कॉमे के बाद इससे पहले एक है, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एन जो है वो इसकी नंबर ऑफ रोज हैं। और क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्केयर मैट्रिक्स का होता है, तो जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। तो हमें रोज और कॉलम्स का साइज अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। स्केयर मैट्रिक्स से हमेशा उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर हों। मतलब अगर यहाँ पे एक, दो, तीन, चार कॉलम्स हैं,
तो उसी तरह 1 2 3 4 रोज हैं। जब ये अनइक्वल होते हैं तो वो स्केयर मैट्रिक्स नहीं होता, और जब स्केयर मैट्रिक्स नहीं होता तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं लिया जा सकता, डिटर्मिनेंट लिया ही स्केयर मैट्रिक्स का जाता है। ठीक है, तो हमने एक ही वेरिएबल यहाँ से चेक करना है कि हम लेंथ ले लें, लेंथ हमें नंबर ऑफ रोज बता देगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या साइज है मैट्रिक्स का। उसके बाद हम अगर रिटर्निंग कंडीशन अप्लाई करें, रिटर्निंग कंडीशन क्या थी कि हमारे मैट्रिक्स का साइज ही 1 हो जाए। ठीक है, उसकी लेट से हम कहते हैं लेंथ ही 1 के बराबर हो जाए, n इज इक्वल टू 1। एन क्या थी, मैट्रिक्स की लेंथ थी, और जैसे ही 1 हो जाए तो वो रिटर्न कर दे उस मैट्रिक्स का पहला पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम। अब जब हमने मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट उठाना है ना, तो जो हम इस पे पहला इंडेक्स दे रहे हैं वो हम रो का दे रहे हैं, क्योंकि जब आप एक लिस्ट में कोई भी आइटम को टारगेट करते हैं तो अगर हम यहाँ A0 डालेंगे तो वो इस पूरी रो को उठा लेगा, और उस जीरो के आगे एक और जीरो डालेंगे तो वो उस लिस्ट के अंदर पहला वाला इंडेक्स उठा लेगा। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स का साइज ही इतना होगा, लेट से अगर मैट्रिक्स इसके पास ऐसा आता है A इज इक्वल टू, ठीक है, ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर दो दफ़ा, क्यों मैंने लिस्ट लगाई है, क्योंकि एक लिस्ट जो है उसके अंदर रोज शो कर रही है जो कि एक रो है, और रो के अंदर इटसेल्फ एक एलिमेंट जो है वो उसके रो का एलिमेंट शो कर रही है जो उसका पहला कॉलम है। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमेशा डबल ब्रैकेट से आइडेंटिफाई होता है। डबल ब्रैकेट्स होंगे तो यहाँ पे दो इंडेक्स काम करेंगे, वरना एरर थ्रो कर देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जब ये फंक्शन चल रहा होगा तो वो मैट्रिक्स को जब पहले एक एलिमेंट तक रिड्यूस करेगा तो ये ब्रैकेट स्टिल रिटेन रहेंगे, ये डबल ब्रैकेट स्टिल रिटेन रहेंगे, तो हमारा जो रिटर्न वाला फंक्शन है दो इंडेक्स के साथ काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी रिटर्निंग कंडीशन होगी। अब हमारी रिकर्जन कैसे होगी, अगर साइज बड़ा है एल्स, ठीक है, एल्स के अंदर हमने क्या करना है, हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं कि हम एक रिड्यूस्ड मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं, और हम इस रो के इस रो के अलोंग आइटरेट करना चाहते हैं, पहली रो के अलोंग। ठीक है, अब पहली रो के अलोंग कितनी आइटरेशन होनी चाहिए, 1 2 3, ये तो 3 का केस है, लेकिन जो भी उस मैट्रिक्स का साइज होगा उतनी ही आइटरेशन होंगी। तो अगर हम कह दें फॉर जे इन, अब आई और जे ना मैं यहाँ पे करूँगा, आई से मैं रोज गिन रहा हूँ और जे से मैं कॉलम्स गिन रहा हूँ। तो क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम स्विच करें, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, तो मैंने उसको जे का इंडेक्स से, जे के वेरिएबल से उस इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया। सो जे इन रेंज एन। ठीक है, कि जे यहाँ से स्विच होता था, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, रेंज एन से क्या मुराद है, क्योंकि जितने भी साइज का मैट्रिक्स आया होगा, बेशक 10 by 10 का आया होगा, तो उसने 10 एलिमेंट्स के ऊपर ही स्क्रॉल करना है। जब आप रेंज एन करते हैं, इसकी जगह लेट से 3 आया हुआ है, 3 by 3 का अगर मैट्रिक्स इसकी जगह 3 आएगा, तो वो रेंज एन जो होगा वो इस तरह की लिस्ट में कन्वर्ट होगा, 0 1 2। तो ये बेसिकली इंडेक्स क्योंकि 0 से शुरू होता है पाइथन की लिस्ट में, तो पहले वाले कॉलम को वो 0 कह रहा होगा, दूसरे वाले कॉलम को 1 कह रहा होगा, तीसरे को 2 कह रहा होगा। ठीक है, तो रेंज एन से ये होगा। अगर हम इस मैट्रिक्स को विजुलाइज करें तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 चल रही होगी। ठीक है, और 0 1 और 2 उसके जे कॉलम स्विच होंगे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसकी हर वैल्यू के अगेंस्ट एक सब मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। ठीक है, अब सब मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा, जब भी लूप स्टार्ट होगी तो हम कह देते हैं कि जो सब मैट्रिक्स है एक ब्लैंक किस्म का सब मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, उसके बाद वो क्या करे, अभी वो क्या कर रहा था, फॉर जे इन रेंज, लेट से जे उसने यहाँ से पहला एलिमेंट अभी उठा लिया, मतलब पहला इंडेक्स उठा लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो एक ब्लैंक सब मैट्रिक्स क्रिएट करे, और उसके बाद इस रो को छोड़ के, पहली वाली रो को छोड़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली रो तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, इस रो को छोड़ के इन रोज के ऊपर आइटरेट करे, ये 4 5 6 और 1 2 1 वाली जो रोज हैं, इन दोनों के ऊपर आइटरेट करे, और इसमें ये पहले वाले इनके एलिमेंट्स कैंसिल कर दे। पहले वाले एलिमेंट्स इस केस में हो रहे हैं, इस केस में दूसरे वाले हो रहे हैं, इस केस में तीसरे वाले हो रहे हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हमारी इस मेन लूप में जोन सा कॉलम चल रहा है
उस कॉलम वाली वैल्यूज काउंट नहीं होंगी, बाकी कॉलम्स काउंट हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब सब मैट्रिक्स चलना है वन का, जब हम पहले एलिमेंट का सब मैट्रिक्स कह रहे हैं, या टू का कर रहे हैं या थ्री का करें, क्योंकि इस लूप में तो सारे आएंगे, उसके बाद हम एक और इसके अंदर नेस्टेड लूप चलाएंगे जिसमें पहली वाली रो काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो उसको हम कहाँ से शुरू करेंगे, फॉर, अब क्योंकि पहले मैं ये कॉलम्स में चला रहा था, अब उसके बाद मैंने ये रोज उठानी है कि इस रो को पकड़े फिर इस रो को पकड़े। तो रो को मैं जो इंडेक्स उसके लिए का वेरिएबल इस्तेमाल करूँ वो आई करूँ, अगेन इन रेंज एन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी होती हैं, लेकिन पहली रो तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, तो हम जीरो एंड, जब बाय डिफॉल्ट आप एन लिखते हैं ना, रेंज एन लिखते हैं, तो वो क्या चीज़ बनती है, वो एक लिस्ट बनती है 0 1 अप टू n-1। ठीक है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे 1 कॉमा कर दूं तो ये स्टार्ट वाला 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे वही चीज़ होगी। अब मैं 1 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पहली रो का इंडेक्स 0 है और दूसरी रो का इंडेक्स 1 है। तो जब मैं यहाँ से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है, तो मैंने इस रो को उसके बाद काउंट तो नहीं करना, ये अंडरस्टूड है। ये मेरे हर केस में यही होगा कि दूसरी रो से स्टार्ट होगा। दूसरी रो के लिए मैंने इस रो के अंदर जब एक और लूप नेस्ट कर रहा हूँ तो उसको मैं 1 से लेके n तक चलाऊंगा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ होगी, उसके बाद इसने अपने अंदर सब मैट्रिक्स तो फॉर्म हो गया, अब उस मैट्रिक्स के अंदर रोज बननी है। ठीक है, मतलब उस मैट्रिक्स की पहली रो ये जो है ये 5 6 बनेगी और अगली रो 2 1 बनेगी। ठीक है, तो उस सब मैट्रिक्स के अंदर जो सब रो बन रही है एक स्टेप में, उसको मैं सब रो का नाम दे देता हूँ, और वो भी एक लिस्ट की फॉर्म में होगी, ब्लैंक लिस्ट की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये इनिशलाइज करने का तरीका है कि मैं ब्लैंक लिस्ट से इनिशलाइज करूंगा, फिर उसके अंदर मैं वैल्यूज भरूंगा। अब सब रो के अंदर क्या होगा, एक और नेस्टेड लूप चलेगी कि वो बारी बारी, जब आई जो है लेट से इस रो पे इस टाइम चल रहा है, 4 5 6 वाली रो पे चल रहा है, तो उसने वो वाला एलिमेंट स्किप करना है जो करंट कॉलम का चल रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स को उसने उस रो में डालते जाना है। ठीक है, अब हम करेंगे, अब उसने कितनी दफ़ा कॉलम्स चलाने हैं, जितनी उस मैट्रिक्स की लेंथ है। तो एक और हम लगाएंगे फॉर आई जे, हम काउंट कर चुके हैं, के लगा देंगे, के इन रेंज एन। अगेन फुल रेंज चलेगी क्योंकि उसने इन तीनों एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट करना है। ठीक है, और उसमें से वो वाला एलिमेंट स्किप कर देना है जो करंट कॉलम वाला चल रहा है, जिसको उसने कंसिडर नहीं करना। ठीक है, वो हम कैसे कैंसिल करेंगे, इस रेंज के अंदर हम कहेंगे इफ के इज नॉट इक्वल टू जे, कि वो किसी भी रो को चला रहा है, लेट से वो 4 5 6 को चला रहा है, और जे हमारा क्या था, ये वाला इंडेक्स दे रहा था। तो इस कॉलम इंडेक्स के अलोंग जो एलिमेंट आ रहा है उस रो में, वो कैंसिल हो जाए, नॉट इक्वल टू जे हो। बाकी हर केसेस में 5 है या 6 है, वो क्या कर दे, इस 5 और 6 को जो भी एलिमेंट बन रहा है उसको इस सब रो में डाल दे। ठीक है, कैसे डालेगा, सब रो डॉट अपेंड, अपेंड क्या करेगा, मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसका, अब 2 इंडेक्स देने मुझे पड़ेंगे, एक तो हमारी जो रो चल रही है, मतलब लेट्स से इस टाइम मैं 4 5 6 वाली रो पे होऊंगा, एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रो मेरी सिलेक्ट होगी मेन मैट्रिक्स में से, कॉलम मेरा कौन सा सिलेक्ट होगा, जो कि के बराबर है, क्योंकि इस रो के अंदर मैं के चला रहा हूँ, जे मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि जे मेरा एक कॉलम यहाँ पे लॉक हुआ हुआ है जिस एलिमेंट्स के अगेंस्ट मैं सब मैट्रिक्स, क्योंकि इस कॉलम में मैं अभी चला रहा था, और उसके अंदर फिर मैं बारी बारी ये कॉलम और ये कॉलम स्विच कर रहा हूँ, देखने के लिए कि कौन सा कॉलम मैंने कैंसिल करना और बाकी एलिमेंट्स ऐड करने। तो मेरा जो कॉलम होगा वो जे नहीं होगा, यहाँ पे के होगा। ठीक है, इसका मतलब अब मेरी सब रो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई, मेरी सब रो में 5 6 आ गया। ठीक है,
उस 5 6 जब यहाँ पे एक सब रो बन जाएगी तो उसके बाद आई जो है वो अपने अगले इंडेक्स पे चला जाएगा, इंडेक्स 2 पे चला जाएगा, वो 1 to 1 पे चला जाएगा। उसमें अगेन अगर जे की वैल्यू 1 वाली थी तो 1 इस वाले कॉलम को कैंसिल करेगा और 2 1 को डाल देगा। और अगेन अब इस रो को और इस रो को मैंने अपने सब मैट्रिक्स में अपेंड करना है, ठीक है। तो इस लूप से एग्जिट करके इस फॉर लूप को यहाँ पे समझें क्लोज करके, इसको समझे मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। ये तरीका है इसमें उसको हाइड करने का। मैं इस लूप के अंदर डालना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मैं बेसिकली अपना सब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा था। सब मैट्रिक्स डॉट अपेंड सब रो, ठीक है। तो मेरी जो यहाँ पे रो कंस्ट्रक्ट हुई थी 5 6 वो अपेंड हो जाएगी इस ब्लैंक सब मैट्रिक्स के अंदर। और उस लूप की अगली आइट्रेशन में जो 2 1 मेरी सब रो बनी थी वो अपेंड हो जाएगी दोबारा उस सब मैट्रिक्स के अंदर। तो मेरा सब मैट्रिक्स 5 6 2 1 यहाँ तक बन जाएगा। अच्छा, अब हमने सब मैट्रिक्स तो बना दिया इस केस के लिए, ठीक है। अब उस सब मैट्रिक्स के साथ हमने करना क्या है, हमारा अगला स्टेप ये भी तो है, मतलब 1 के साथ समझे मैंने ये वाला पार्ट तो अभी कर लिया। ये वाला पार्ट अभी मैं कैसे बनाऊंगा कि इस लूप के अंदर ये बेसिकली मेरी जो लूप है ये सारे कॉलम्स के अंदर चल रही है। ये जो लूप चल रही है ना, ये जो मेन लूप मेरी चल रही है यहाँ पे जिसमें कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, उस लूप की उतनी आइट्रेशन होंगी जितना इसका साइज है। मतलब उस लूप की एक आइट्रेशन में मेरा ये बनेगा, अगली आइट्रेशन में मेरा ये बनेगा और तीसरी आइट्रेशन में मेरा ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। तो उसकी हर आइट्रेशन में जो मेरा पहला एलिमेंट है वो साइन बता रहा है, अगला एलिमेंट जो है वो ये पहली वाली वैल्यू बता रहा है, और तीसरा एलिमेंट जो है वो सब मैट्रिक्स बता रहा है। तो क्या होगा मेरा, मैं इस लूप मेन लूप पे आ जाता हूँ। मेन लूप में हर दफा क्या होगा कि मैं इसको कह देता हूँ एलिमेंट। एलिमेंट बेसिकली मैं इस पार्ट को कह रहा हूँ, ये जो आपका पूरा एलिमेंट है, ठीक है। ये होगा एक साइन के साथ मल्टीप्लाई। साइन मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो इस लूप से बाहर मैं साइन की वैल्यू इनिशलाइज कर देता हूँ 1 से, मतलब +1 +1 इसको आप कह दें, क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा तो पहली वैल्यू +1 होगी और उसके बाद ये लूप जब आइट्रेट होगी, ये जब अपने पहले कॉलम से निकल के दूसरे कॉलम में जाएगी तो साइन की वैल्यू स्विच हो जाएगी, फिर स्विच हो जाएगी, फिर स्विच हो जाएगी, जितने भी चल रहे हैं। तो क्या तरीके, इस लूप के एंड में मैं एक दफ़ा नीचे जाके लिख देता हूँ साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई बाय -1। तो इसका मतलब है कि इस लूप की हर आइट्रेशन में साइन आपका स्विच हो रहा है। इसको आप ज़्यादा आसान तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, साइन इंटू इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये आपका तरीका है कि इस लूप की हर आइट्रेशन पे आपका साइन स्विच होगा। अच्छा, अगेन आ जाते हैं एलिमेंट पे। साइन हो गया पहला एलिमेंट, उसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, मैट्रिक्स का जो भी उस लूप में रनिंग रो है और कॉलम है, मैट्रिक्स की यहाँ पे। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स में क्योंकि ये जो एलिमेंट बन रहा है, आप इसमें ये देखें, ये पहला एलिमेंट, ये जो ये वाला एलिमेंट है 1 2 3, ये हर केस में आपके पहली रो में लाए कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहली रो को हम 0 इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे और उसका जो कॉलम होगा वो हमारी उस टाइम जो लूप चल रही होगी रनिंग में वो जे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया, साइन हो गया, एलिमेंट हो गया, और अगली चीज़ हमारी जो है वो सब मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगेन जो सब मैट्रिक्स है वो मैंने इसको एज मैट्रिक्स नहीं देना, उसका भी डिटर्मिनेंट है। यहाँ हमारी होगी रिकर्जन। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। बेसिकली अब हो क्या रहा है कि जो हम इस सारे प्रोसेस में ये सब मैट्रिक्स फाइंड कर रहे थे इस इन सारे एलिमेंट्स के अगेंस्ट बारी बारी,
ये सब मैट्रिक्स अपने ही फंक्शन को कॉल करके उससे भी छोटे वाले मैट्रिक्स को फाइंड करने की कोशिश करेगा। अगर वो 4x4 से करता है तो उसका सब मैट्रिक्स 3x3 का बनेगा, और उस वो वहीं पे रिकर्जन करेगा, वो अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा। फिर उसके अंदर अंदर इंस्टेंसेस क्रिएट होते जाएंगे जब तक वो रिड्यूस हो के उसका डिटर्मिनेंट जो है एक एलिमेंट पे ना पहुंच जाए। वहां से फिर वो इस कंडीशन को मीट करेगा और रिटर्न करना शुरू करेगा। उसके जो पेरेंट फंक्शंस जितनी दफ़ा कॉल हुए थे, जितनी दफ़ा रिकर्जन हुई थी, और वो सारी वैल्यूज रिटर्न होती जाएंगी। सो दिस इज़ अवर रिकर्सिव पार्ट। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं। तो अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो से इनिशलाइज करते हैं इस लूप के बाहर, डी टी, इसको हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, इस ज़ीरो में हर एक आइट्रेशन के बाद, हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है, ये वाला एक एलिमेंट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट प्लस उस एलिमेंट की वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, अगर हम मैं यहाँ पे एलिमेंट ही लिख दूं और इसको इस तरह कर दूं, और यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख दूं, तो बात वही है। ठीक है, हमारा ये जो एलिमेंट है ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें पहला ये पार्ट ऐड होगा, और ये पार्ट ऐड होने के बाद वो डिटर्मिनेंट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। फिर लूप अपने आप को आइटरेट करेगी, और उसका जो अगला अगला पार्ट होगा वो एग्जिस्टिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू में जो कितनी बन चुकी होगी उसमें ऐड हो जाएगी। फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इन दोनों एलिमेंट्स के बराबर हो चुकी होगी, और उसमें आखिरी वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो इसको हम सिंपली एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, अननेसेसरी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एक स्टेप में हो गया। अगेन ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट प्लस लिखने के बजाय इसको अगर हम डिटर्मिनेंट प्लस इज इक्वल टू कर दूं तो बात वही होगी। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी हो गया है, साइन भी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि डिटर्मिनेंट जो है अपने से छोटा सब मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा, और जब तक इसको वैल्यू नहीं मिल जाती अपने अंदर रिकर्जन करते करते, जब तक वो 1/1 पे नहीं पहुंच जाता, तो ये रिकर्जन करता रहेगा। इमेजिन करेंगे उसके बाद फाइनली ये रिड्यूस होकर 2/2 पे पहुंच चुका है, और उसने अपने सब मैट्रिक्स जो है वो 1/1 का बना लिया, और वो जैसे ही 1/1 का सब मैट्रिक्स कॉल होगा तो वो इस कंडीशन को मीट करेगा, यहाँ से वो इसको रिटर्न करेगा, और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट ने रिटर्न होना है। ठीक है, उसके ये वाली सारी लूप तो वो ख़त्म करके उसके बाद जो है इस लूप से एग्जिट कर जाएगा। इस लूप से एग्जिट करने के बाद उसने क्या करना है, जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट हुई हुई है वो उसने रिटर्न कर देनी है। ठीक है, तो आई थिंक दिस शुड बी इट। इसके साथ हमारा अब रिजल्ट कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो ये हमारा पूरा था रिकर्सिव फंक्शन एक डिटर्मिनेंट के लिए। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग इन दिस एरिया। एक्चुअली मेरी अपने पेन टैबलेट और स्क्रीन के साथ इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुई हुई अभी कि मैं बहुत अच्छी हैंड राइटिंग डिस्प्ले कर सकूं। बट आई थिंक पर्पज़ यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है, आपको चीज़ समझ आ रही होगी, एंड दैट्स एनफ फॉर मी कि अगर मेरा पर्पज़ यहाँ पे फुलफ़िल हो जाता है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। ओके, 29 रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हम इसको किसी तरह वैलिडेट तो हमने करना है कि हमारा काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी है, यहाँ पे मैंने रिटर्न ए क्यों किया हुआ है। इट शुड बी रिटर्न मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, ए कहाँ से आ गया, ए तो यहाँ पे रिकग्नाइज ही नहीं होना चाहिए, इसको एरर थ्रो करना चाहिए था यहाँ पे। एनीवेज 20 रिजल्ट आ रहा है मेरा। ठीक है, मे बी ये जो वेरिएबल मैंने गलत यूज़ किया हुआ था इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही हो। अच्छा, अब इसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे पाइथन में। ये तो जस्ट आपको सिखाने के लिए डिटर्मिनेंट का इतना लंबा तरीका बताया। अदरवाइज एक लाइब्रेरी है जिसको numpy कहते हैं,
उसमें डायरेक्टली डिटर्मिनेंट बनाने का फंक्शन है। अगर मैं डिफाइन कर लूँ एक फंक्शन numpy अंडरस्कोर डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसमें भी हम एक मैट्रिक्स को भेजें, सेम मैट्रिक्स को भेजेंगे और उसका सीधा सीधा फंक्शन होता है np डॉट लीनियर अलजेब्रा। ये लीनियर अलजेब्रा की क्लास है LINALG, और इसके अंदर डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है और जो भी आपका मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट लेके ये रिटर्न कर देगा। तो आपका ये जो इतना बड़ा फंक्शन हमने बनाया है रिकर्जन करके वो इसके बराबर है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी पाइथन की numpy लाइब्रेरी में। numpy इंपोर्ट नहीं की हुई, इसको इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे लिख दें स्टार्ट में इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। अभी आप परेशान हो जाएंगे कि ये हमारे पास numpy लाइब्रेरी तो है ही नहीं। आपकी ये numpy लाइब्रेरी उस केस में रिकग्नाइज नहीं होगी अगर आपने कोंडा के थ्रू अपना एनवायरनमेंट स्टार्ट नहीं किया हुआ। अगर आपने कोंडा के थ्रू किया हुआ है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट numpy इंस्टॉल हुई हुई होती है, ठीक है। अगर आपकी numpy इंस्टॉल नहीं हुई हुई, आपने कोंडा नहीं किया हुआ, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे लिखें अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और लिखें पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। numpy बेसिकली एक मॉड्यूल है, एक पैकेज है पाइथन का। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है इसलिए उसने दोबारा इंस्टॉल नहीं किया। आपने पिप इंस्टॉल numpy लिखना है तो ये आपका numpy हो जाएगा, और ये numpy से हमारा डिटर्मिनेंट निकल रहा है और ये हमारा रिकर्जन से डिटर्मिनेंट निकल रहा है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। numpy डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं प्रिंट num recursive determinant यहाँ पे हम फॉर्मेट वाली कमांड यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारा था numpy डिटर्मिनेंट के नाम से फंक्शन, ठीक है। हमारा एक फंक्शन हमारा एक प्रिंट कॉल जो है इस फंक्शन से बना रही है और एक प्रिंट कॉल जो है इस रिकर्जन से बना रही है, ठीक है। मकसद ये नहीं है कि आप कहेंगे कि ये पहले से लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, पैकेज एग्जिस्ट करता है, तो आप इतना लंबा क्यों बना रहे हैं। मकसद ये है कि आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखानी है, आपको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स बनाने सिखाने हैं, उस वजह से आपको ये सारी एक्सरसाइज कराई है। डिटर्मिनेंट का तो बना हुआ है क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो वहाँ पे नहीं बना होता। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम और देखते हैं हमारे क्या रिजल्ट्स आते हैं। जो हमारा रिकर्सिव डिटर्मिनेंट है वो 20 वैल्यू दे रहा है और numpy डिटर्मिनेंट जो है वो 19.99996 दे रहा है। ये हमारा जो numpy डिटर्मिनेंट है ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है और ये ऑब्वियसली रिकर्जन के थ्रू सॉल्व नहीं कर रहा है, ये किसी ना किसी किस्म की अप्रोक्सीमेशन लगा रहा है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो फ्लोट में आ रहा है। और ये रिज़ल्ट जो है नीचे वाला जो पाइथन का बिल्ट है ना थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। जो हमारा रिज़ल्ट है जो हमने खुद फंक्शन बनाया दैट इज़ मोर एक्यूरेट, क्योंकि लॉजिक भी यही कहती है कि ये सारे इंटीजर्स हैं जो हमने इनपुट किया था, जबकि आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई इनको जो चाहे कर लो, रिज़ल्ट जो है आपका इंटीजर में ही आना चाहिए, आपका फ्लोट में नहीं जाना चाहिए अनलेस आपके यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स हों, ठीक है। तो अगर इस वाली वैल्यू को भी मैं राउंड ऑफ कर लूँ तो ये 20 बन जाएगी। राउंड ऑफ करने का क्या तरीका होता है कि आपका ये नंबर डिटर्मिनेंट इसके साथ आप लगाएं राउंड, ठीक है। राउंड का फंक्शन होता है वो इसको राउंड कर देगा, फिर आप प्रिंट करें तो हमारा रिकर्सिव डिटर्मिनेंट भी 20 आ रहा है और हमारा नंबर डिटर्मिनेंट भी 20 आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल के बाद आपका रिकर्जन मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स को एल्गोरिदम्स में कन्वर्ट करना और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स बनाना, इस चीज़ के बारे में आपका विजन बहुत ब्राइट वाइड हुआ होगा, ओपन अप हुआ होगा। अभी आपको चीज़ें बेहतर समझ आना शुरू हो गई होंगी।
अपने आप को इस तरह की चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देते रहें और अपनी कोडिंग इम्प्रूव करते रहें. विश यू टू बी अ बेटर प्रोग्रामर टुमारो. Until next tutorial, see you and Allah Hafiz. Thank you.